मिंडा कॉर्प और ऑटो एंसिलरी सेक्टर पर और उसके साथ साथ शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश सर, मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। संदीप, थैंक यू सर। आज हमारा खास फोकस ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प पर है और ये कंपनी लगभग सभी सेगमेंट्स में मौजूद है और एक्सपोर्ट से भी करीब 17% की आय कमाती है। सर, डिमांड सिनेरियो कैसा है इस कंपनी के लिए और पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर की जहां तक बात है? संदीप, मुझे लग रहा है कि देखिए ये कंपनी बहुत डाइवर्सिफाइड है। कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, पैसेंजर कार सेक्टर हो, टू व्हीलर हो, आफ्टर मार्केट सेल्स हो, यहाँ पे इनका काफी बड़ा एक्सपोजर है। इनफैक्ट टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स में करीबन 54% रेवेन्यू आता है, करीबन 10% पैसेंजर कार से आता है और बाकी जो सेगमेंट्स है जैसे कि आफ्टर मार्केट है, वहां पे करीबन 20-22% का रेवेन्यू आता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास बहुत बड़ा प्रोडक्ट प्रोफाइल है। ये बेसिकली काफी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि जंक्शन बॉक्सेस है, वायर हार्नेसेस है, प्लास्टिक कंपोनेंट्स है और इनके जो कस्टमर्स है वो बहुत दिग्गज कस्टमर्स है। अगर हम इनकी कस्टमर लिस्ट देखें तो अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, तो काफी अच्छी रिलेशनशिप्स इन्होंने मेंटेन की है। एक्सपोर्ट कस्टमर भी काफी बड़े हैं और सबसे बड़ी बात, इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बास्केट है जो इन्होंने यूटिलाइज किया है। सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, यहाँ पे इनको फर्स्ट सोर्स या सेकंड सोर्स वेंडर बनाया गया है। तो मेरे ख्याल से डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आपको कमर्शियल व्हीकल में या टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में नंबर्स बढ़ते जाएंगे, डेफिनेटली ये कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे डिमांड प्रोस्पेक्ट्स है और जिस प्रकार का अभी टेलविंड हम ऑटो सेक्टर में देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 2 साल कंपनी के लिए अच्छे होने की उम्मीद रही। ठीक है, तो पूरे सेक्टर के लिए और कंपनी के लिए जो डिमांड सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव है। सर, आप कह रहे हैं कि कंपनी के ग्राहकों की सूची में ऑटो इंडस्ट्री का लगभग हर बड़ा नाम मौजूद है। कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत है, पर ईवी सेगमेंट जैसे आपने मेंशन भी किया कि वहां पे भी कंपनी केटर करती है, पर ऑर्डर बुक अगर हम देखें इस कंपनी की तो उसमें केवल 20% के आसपास का हिस्सा आपको ईवी सेगमेंट से नजर आएगा। आगे क्या उम्मीद या प्रोजेक्शन है सर ईवी कारोबार को लेकर, क्योंकि अब जो पूरा इंडस्ट्री में जो शिफ्ट है वो दरअसल ईवी की तरफ ही होता हुआ दिख रहा है, तो इस सेगमेंट में इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट में अभी तो इनका बास्केट जो है वो काफी छोटा है, लेकिन इनकी कंप्लीट ऑर्डर बुक अगर देखें संदीप, तो करीबन 2500 करोड़ के ऑर्डर इनको सेकंड क्वार्टर में मिले थे। करीबन टोटल ऑर्डर बुक 4000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और हमको लग रहा है कि देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियां और आईसीयू इंजन जो होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी को बिजनेस में कोई डिस्ट्रप्शन होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि गाड़ी और इलेक्ट्रिक व्हीकल होने के बाद भी जो प्रोडक्ट्स लगेंगे वो मिंडा कॉर्प सप्लाई करेगा। तो वो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्ट है कि इनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आउट ऑफ फैशन नहीं जाएगा। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम फ्रेम आगे बढ़ेगा अगले 1-2-3 सालों के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जब कंजम्पशन बढ़ेगा तभी ऑब्वियसली कंपनी भी इसको कैप्चर करने की कोशिश करेगी। मेरे ख्याल से अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 1.5-2-3 साल के लिए मैनेजमेंट बहुत पॉजिटिव है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कम से कम 30-40% का एक्सपोजर ओवरऑल टर्नओवर बेस में वो करेगी। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्रेशन रहेगा। इन द नियर टर्म डेफिनेटली छोटा है, बट ग्रोइंग सेगमेंट है जहां पे कंपनी खुद कैपिटलाइज करने की बातें कर रही है। ठीक है, अभी 20% के आसपास इनका ईवी सेगमेंट से टोटल रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्डर बुक आती है, आगे ये बढ़ाकर 30 से 40% करना चाहते हैं। सर, हमने डिमांड सिनेरियो समझ लिया, इनके अलग अलग सेगमेंट्स की बात कर ली। आउटलुक कैसा है इस कंपनी का और लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए क्या टारगेट्स आपने निर्धारित किए हैं इस स्टॉक को लेकर? देखिए, पहली बात तो संदीप, पिछले साल करीबन 2800 करोड़ पे इस कंपनी ने करीबन 160-65 करोड़ का प्रॉफिट किया है। मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 10-11% है। पहला फर्स्ट ऑफ अगर हम देखें तो कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर दिखा है। करीबन 2100 करोड़ का प्रॉफिट टॉप लाइन आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहें तो 110 करोड़ आया, जो पिछले 6 महीने में 46 करोड़ था। तो हर पैमाने पे कंपनी ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। और सेकंड हाफ जो नॉर्मली होता है संदीप, वो ऑटो सेक्टर के लिए काफी दमदार होता है, क्योंकि अक्टूबर टू दिसंबर का तो फेस्टिवल क्वार्टर होता है, जनवरी टू मार्च में तो ईयर एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी एक बड़ा क्वार्टर होता है। तो हमको लग रहा है कि ये मोमेंटम जारी रहेगा। करीबन 4000 करोड़ का रेवेन्यू हमको लग रहा है FY23 में आना चाहिए और कम से कम 265-270 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन बहुत अच्छा है, इसमें अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी आएगी। इस साल हमको लग रहा है करीबन 11 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद दैट इज FY24 के लिए 13.5-14 रुपए की अर्निंग आएगी। इस स्टॉक में मूवमेंट काफी वोलेटाइल है, ऊपर जाके वापस गिरा, अभी वापस चल रहा है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस अच्छे हैं, 13-14 का पी मल्टीपल 1 ईयर फॉरवर्ड पे। तो इसको अगर हम नियर टर्म की बात करें तो 6 to 12 मंथ्स में 270-275 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो एक अच्छा विकल्प हो सकता है ऑटो कंपोनेंट स्पेस में, जहां पे प्रोमोटर प्रोडक्ट दोनों काफी बेहतरीन है।
ठीक है, तो हाल फिलहाल स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और अगले 6 से 12 महीने की जहाँ तक बात है तो अविनाश जी कह रहे हैं 270 275 तक के जो जोन्स हैं वो मिंडा कॉप में फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप खरीदारी करें और 6 से 12 महीने का आप व्यू लेके चल सकते हैं। चलिए, तो मिंडा कॉप पे हमारी स्पेशल बातचीत हुई, लेकिन अब थोड़ा बाजार के ऊपर फोकस करते हैं। सर, पिछले हफ्ते हमने देखा था इनफैक्ट कि सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड हाइस टच किए थे। इस हफ्ते तो निफ्टी ने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया है, निफ्टी ने 18,800 का लेवल भी इस हफ्ते पार किया है। क्या एक्सपेक्टेशन है सर, ये जो सेंसेक्स निफ्टी लगातार नए रिकॉर्ड हाइस बना रहे हैं, ये जो ट्रेंड है ये क्या जारी रहने का अनुमान है? क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में हाल ही में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि 80,000 तक के जो टारगेट्स हैं बुल केस में सेंसेक्स के देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या लक्ष्य है सर निफ्टी पर 2022 एंड तक और 2023 एंड तक जहां तक बात है? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो हमको समझना चाहिए कि मार्केट बड़ा क्यों है, क्योंकि मार्केट को अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि इन्फ्लेशन कम होने वाला है। और जो दिसंबर 14 की फेड मीटिंग है संदीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आता है तो मार्केट को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होगा कि इन्फ्लेशन पीक आउट हो रहा है और आगे जो रेट हाइक्स है वो अभी कम हो जाएंगे। दूसरी बात, इंडिया की बात करें तो हमको एफआई के फ्लोज काफी अच्छे मिल रहे हैं, काफी छोटी मझोली बड़ी कंपनीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है। प्लस अभी मार्केट तैयार हो रहा है फरवरी के बजट के लिए, ऑलरेडी प्री बजट रैली हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्री बजट रन अप भी है और मार्केट को लग रहा है कि बड़े अनाउंसमेंट्स इस बजट में होंगे। मेरे ख्याल से नियर टर्म में 19,000 का लेवल काफी कंफर्टेबल लग रहा है और अगर होपफुली बजट भी अच्छा होता है, इन्फ्लेशन भी पीक आउट होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से और 400-500 पॉइंट की रैली निफ्टी में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। बाजार में जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली डिलीवरी बेस्ड है, काफी हद तक अच्छी कंपनीज के ही शेयर बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेनी स्टॉक या कोई फ्रॉड कंपनी या लॉस मेकिंग कंपनीज का भाव नहीं बढ़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक क्लियर इंडिकेशन है कि क्वालिटी बिजनेसेस ही चलेंगे और आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके ही काम करना पड़ेगा। इंडेक्स अपनी जगह पे है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अगर कोई अच्छी तरह से अपनाते तो पैसा बनाने के लिए स्कोप मुझे लग रहा है कि 22-23 में भी बना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल छोटी अवधि में 19,000 तक के जो लेवल्स हैं वो मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। बजट से पहले का रनअप है, एक प्री बजट रैली है जो कि मार्केट में प्ले आउट होती हुई दिख रही है और अच्छे स्टॉक्स, अच्छी कंपनीज, जो मजबूत बिजनेसेस हैं वहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, स्ट्रॉन्ग फ्लोज है मार्केट में एफपीआईज की ओर से, और ये अगर कंटिन्यू रहते हैं, बजट में अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं जैसी उम्मीद है, तो फिर हम और 400-500 पॉइंट के आसपास की रैली भी मार्केट में देख सकते हैं। सर, चूंकि हम ग्लोबली भी कनेक्टेड है तो हाल में हमने देखा है कि चीन में दोबारा जो कोविड के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल्स पे आ रहे हैं, जिससे कुछ एक शहरों को फिर से पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। इससे एक बार फिर सप्लाई चेन को लेकर दिक्कतों की आशंका जताई जा रही है। साथ ही कुछ फेड अधिकारियों ने भी महंगाई जल्द काबू में ना आने और दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहने की कमेंट्री दी है। इन दोनों मामलों के मद्देनजर महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है सर? पहली बात तो देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जितना भी करेक्शन होना था, स्पेशली ग्लोबल मार्केट्स कहिए या इंडियन मार्केट्स कहिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक बड़ा करेक्शन हो चुका है। उसलिए मार्केट्स अभी एक अच्छे मूड में है कि इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। इनफैक्ट दिसंबर 14 की मीटिंग के लिए पॉवेल साहब जो कमेंट्री कहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहां पे उन्होंने डॉविश कमेंट्री कही, अगर 50 बेसिस पॉइंट का हाइक आता है जो 75 बेसिस पॉइंट पिछले टाइम था, तो ये मार्केट को बहुत पसंद आएगा। दूसरी बात, इंडियन मार्केट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आरबीआई ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल नंबर में है, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। प्लस कमेंट्री कंपनीज की काफी अच्छी आ रही है, तो मेरे ख्याल से मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेके काम करना चाहिए। हालांकि इंडेक्स अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी आपको अच्छी कंपनी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिलती है तो डेफिनेटली उसका मौका आपको छोड़ना नहीं चाहिए। और वही चीज अभी मार्केट में हो रही है कि कोई भी अच्छी कंपनी हो तो उसमें एक झट से आपको प्राइस एक्शन देखने को मिला है। तो ये सिलसिला बजट तक जारी रहेगा। बजट में होपफुली अच्छी बजट आती है तो और थोड़ा मार्केट तेज होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली आ सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप काम करते हो तो 22-23 विल बी अ मच बेटर ईयर कंपेयर टू लास्ट। ठीक है, तो इंडेक्स में भले ही थोड़े से हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी करें, वहाँ पे आपको बेहतर रिटर्न की उम्मीद हो सकती है। तो ये तो थी हमारी मिंडा कॉप, उसके साथ साथ बाजार पर खास चर्चा। लेकिन इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। ये सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए बहुत खास रहता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास उनके सवाल पहुंचते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उनके हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। अविनाश सर हमारे साथ मौजूद ही हैं। सर, मैं एक एक करके आपके सामने वो सवाल रखता हूँ जो हमें हमारे दर्शकों की ओर से मिले हैं। पहला सवाल हमें जौनपुर यूपी से संगीता यादव जी ने ईमेल के जरिए भेजा है। संगीता जी को जोमेटो के आईपीओ में शेयरों का एक लॉट
अलॉट हुआ था, यानी उनकी जो खरीद का भाव है वो 76 रुपये है। हाल में नए ज़माने की कंपनियों में, खासतौर पर जो फिनटेक कंपनियां हैं, उसी की तरह हम देखें तो जोमेटो के शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है। इस हफ्ते चीन के अलीबाबा ने कंपनी में अपना करीब 3% के आसपास का हिस्सा भी बेचा है। हिस्सा बिक्री के बाद शेयर में थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिली और शेयर अब 65-66 रुपये के आसपास है। आप उन्हें क्या सलाह देंगे जिनके पास 76 रुपये के भाव पे शेयर पड़े हुए हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि जोमेटो के शेयर में इन्होंने पब्लिक इशू में पैसा लगाया था। अनफॉर्चुनेटली 150 रुपए तक ये स्टॉक गया था, उसके बाद भी बिकवाली नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इस शेयर से हमको यही संकेत मिलता है कि काफी ज्यादा प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर्स है वो अभी भी बेचने के लिए तैयार है। तो इससे डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पे आने की उम्मीद है। प्लस कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग, हमको लग रहा है कि कम से कम 1.5-2 साल के लिए कोई मुनाफा बनाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। मेरे ख्याल से कोई भी राइज में अगर ये शेयर निकलते हैं तो कोई दूसरा शेयर में खरीद ले। जैसे मैं कहता हूँ कि बैंकिंग है, कैपिटल गुड्स है, यहाँ पे ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको कम से कम 15-20% अपसाइड अगले 6 से 12 में मिल सकती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जोमेटो में मिलेगा, क्योंकि जोमेटो क्लियरली एक ट्रेडिंग काउंटर बन चुका है। अभी भी इसमें कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ना ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया, ना ही नेट प्रॉफिट कमाया, और ये सिलसिला काफी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से स्विच करे, वही एक अच्छी इनके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। तो संगीता जी, हर उछाल पे जोमेटो के शेयर को आप बेचने की कोशिश करें। लॉस मेकिंग कंपनी है और प्री आईपीओ कुछ निवेशक जो हैं शेयर में अभी विनिवेशित, वो हो सकता है छोटी अवधि में अपने शेयर बेचते हुए दिखे, जिससे शेयर पर प्रेशर आ सकता है। दूसरा सवाल हमें अहमदाबाद से मनसुख भाई ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। उन्होंने इस साल अप्रैल में एलेम्बिक लिमिटेड के 300 शेयर खरीदे थे 74 रुपये पर। सितंबर में ये शेयर 60 रुपये के भी नीचे फिसल गया था, लेकिन पिछले एक महीने में थोड़ा संभला है और अब ये 74-75 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मनसुख भाई, आपसे सलाह चाहते हैं कि इसमें अच्छे फायदे के लिए कब तक इंतजार करना होगा, कितना और होल्ड करें ये? देखिए, पहली बात तो एलेम्बिक लिमिटेड जो है वो एलेम्बिक फार्मा ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी है, और उनका डीमर्जर हो गया था। तो एलेम्बिक बेसिकली थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल एपीआई का प्रोडक्शन करती है, और उनका ज्यादातर रेवेन्यू रियल एस्टेट से आता है। इनका काफी रियल एस्टेट का पार्सल गुजरात में है, अहमदाबाद में है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना है तो रियल एस्टेट मार्केट वापस चल चुका है। हमने देखा है कि काफी रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स है वो बहुत जल्दी कस्टमर्स ने एक्सेप्ट कर दिए। तो नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा सा समय इसको देना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 8 से 12 महीने ये होल्ड करते हैं तो इनका कॉस्ट प्राइस और अच्छा मुनाफा इनको मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यही मैं कहूंगा। तो मनसुख भाई, आप होल्ड कीजिए इसे 1 से 1.5 साल, आपको अच्छा फायदा हो सकता है। अगला सवाल हमें मिला है प्रीतम सिंह जी की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हजारीबाग झारखंड से हैं। उन्होंने इस साल फरवरी में ग्लैंड फार्मा के 10 शेयर खरीदे थे। 3200 के ऊपर का उनका एंट्री प्राइस है। इसके बाद से शेयर हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा टूटा है, फिलहाल करीब 1850 रुपये के आसपास आ गया है। यानी प्रीतम जी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है। इस हफ्ते कंपनी ने फ्रेंच फार्मा कंपनी कनेक्सी को खरीदने का ऐलान भी किया है, जिसके बाद इस शेयर में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में सर 3200 के ऊपर प्रीतम जी की खरीद है, क्या राय होगी आपकी उनको? देखिए, पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ग्लैंड फार्मा में काफी रिपोर्ट्स आए हैं, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो ओरिजिनल प्रमोटर है वो बेचने की बातें कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इस न्यूज को रिफ्यूज किया है। हमारा मानना है कि अगले 6-12 महीने में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई नया प्रमोटर आए। यहाँ पे काफी इंडियन कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज इस कंपनी को स्ट्रेटेजिकली एक्वायर करने की बातें कर रही है। और दूसरी बात, इनका जो सीडीएमओ का बिजनेस है, इसमें सप्लाई प्रेशर अभी कम से कम 1-8 क्वार्टर के लिए चलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए सीडीएमओ का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। मुझे लग रहा है कि अगर ये 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम थोड़ा सा इसमें इंतजार करते हैं तो ऑब्वियसली शेयर में एक अच्छी रीरेटिंग आएगी। FY24 का जो नंबर आएगा वो मेरे ख्याल से अच्छी आने की उम्मीद है। तो अगले 6 महीने थोड़ा सा नुकसान जरूर होगा, थोड़ा सा वोलेटाइल होगा काउंटर, बट अगर FY24 को हम डिस्काउंट करें तो मुझे लग रहा है कि प्रीवियस जो ग्लोरी है इस स्टॉक में जरूर आ सकते हैं। तो इसमें लॉस में पोजीशन बुक ना करें, यही राय है। तो प्रीतम जी, घाटे में मत बेचिए, आप इसे होल्ड कीजिए। अगला सवाल हमें जम्मू से दीपिका बाली ने फेसबुक पेज पे शेयर किया है। उन्होंने पिछले साल अगस्त में हुडको के शेयर खरीदे थे 41 रुपये के भाव पर। 300 शेयर हैं उनके पास हुडको के। अच्छे तिमाही नजीरों के दम पर नवंबर में इस शेयर में हमने शानदार तेजी बनती हुई देखी और अब ये 54 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। दीपिका जी का जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का है, पर करीब 30% मुनाफा होता हुआ देखकर वो सोच रही है कि क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। क्या वो सही सोच रही है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि हुडको का पहले से स्लो मूविंग शेयर है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि वो सरकारी कंपनी है। बेसिकली माडा का जो कंस्ट्रक्शन होता है वहां पे हुडको का काम काफी बड़ा होता है, काफी बड़ी ऑर्डर बुक है और बहुत समय के बाद इंटरेस्ट रेट साइकिल चल चुका है। तो ऑब्वियसली इसका फायदा भी हुडको को मिलेगा। मेरे ख्याल से हाउसिंग मार्केट में अगले साल 1.5 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सारी कंपनीज की आएगी, तो हुडको को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो हालांकि इनका मुनाफा काफी अच्छा हो गया है, मेरी राय में घबराइए मत।
अगर आप 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो मेरे को लगता है कि यहाँ से भी एक 15-20% की अपसाइड आपको मिलेगी। तो यहाँ पे निवेशित रहिए, जल्दी मत करिए, यहाँ पे और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए दीपिका जी, 6 से 12 महीने होल्ड कीजिए, आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। सर इसी के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि आपने जो जवाब दिए हैं उससे हमारे दर्शकों की समझ तो बड़ी होगी, उसके साथ साथ उनको अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर, हमेशा की तरह आज हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए।